सबसे पहले तमाम टीवी चैनल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूट्यूब के जिम्मेदार, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारे इस पत्रकार परिषद में आए। बहुत दिनों से बीच में मुझे फोन आ रहे थे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है। अब चूंकि हमने कुछ फैसला किया है, ये फैसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब ओपिनियन जो होता है, वो जो मैसेज देने का काम करते हैं, मैं आपकी अहमियत से, आपके काम से, दिल की गहराई से आपका एहतराम करता हूँ। यकीन आपको इसलिए दावत दी कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो महाराष्ट्र की कारगुजार पोस्ट थी, उसका इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा मोहतरम बैरिस्टर अशोक ओवैसी के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर अब्बास खान मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज हुए होंगे, आप भी नाराज हुए होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया, और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को MIM से जोड़ने का काम किया। और मैंने महसूस किया, और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खासदार बना 2019 में, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद था। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से जुटी तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था, और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था, कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते, और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। मगर इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए, पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील की बात की जाती है। इसलिए कोई और MIM के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और MIM का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को MIM ने पार्टिबा दिया, भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को MIM ने पार्टिबा दिया, और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया। बैतगढ़ में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने
बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ बिलाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताई। आसिफ बिलाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब अपने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उससे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिंबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी एक मिनट ज़ाया किए बगैर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को फ़ोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी न किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी ज़माने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने के बाद डिसाइड कर दी। चले इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कांग्रेस से टिकट नहीं इलेक्शन तो वहीं से करेंगे। आपने बोला कि इलेक्शन में पैसे दिए गए, कितने पैसे मिले थे, नहीं सुनो, कितने पैसे बाकी थे? सुनो, ये दानवे साहब का अंबादा दानवे का जो विधान परिषद का चुनाव था, तो मेरे पास कुछ कारपोरेटर्स पहुंचे थे। उनकी शिकायत ये थी, ये पट्टे ने होलसेल में सौदा करके रख दिया। हाँ सुनो ना, मुझे एक्सैक्ट फिगर नहीं मालूम। तो वो जो कारपोरेटर्स की तड़तड़ाहट थी, उनकी जो परेशानी थी कि उनको पैसा नहीं मिला। भाई इस शहर में आप रहते हैं ना, अंबर के जो कुलकर्णी साहब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके भी पैसा होलसेल में जमा किया। एक काम है पैसा जमा करने में हमारा इम्तियाज जलील सबसे आगे है। अब आप पत्रकार हो गए, आपको तो दुख होता होगा, मगर ये सब बातें भी समझ में ही आता है कि इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको और खासतौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खत्म से आगे जा सके। सवाल दूसरा ये है कि आपने कादरी साहेब वैसे आहे की एमआयएमला भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, हे खरं आहे का? एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैन्युपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर। अभी तो आन दो स्टेज, अभी चुनाव तो हो तो शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। अभी एक भाई की बात करूंगा, तुम्ही असं बोलताय, ठीक है, तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची हीच भाषा असली असती। ऐकून घ्या, टिकट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, आत्म क्या होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं। वो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर खादरी है जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कारपोरेटर से तकलीफ दी थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी नहीं। उसने मुझसे कहा अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते हैं। अगर असदुद्दीन साहब हमारी बात सुनते रहते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आई। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ है, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांगनी भी नहीं की। मेरा असल विश्वास ये है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कैंडिडेट पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट भी बात नहीं करते तो मैं उनको क्या इंसाफ दिला सकूँ।
टिकट तो वो छोटी चीज़ है जी। मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते, उसकी बात मत कीजिए। उल्टी चोर भी चिंदी चोर भी कुछ भी हो जाते, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी दिखाल को, अपनी इज्जत को, हे बघा तुम्ही मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी ज़माने में असद साहब ने मुझसे कहा ठीक है जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बार की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, पलसान किया जाए। जहाँ जहाँ दंगे फसाद हुए वहाँ पहुँचा। मैंने जहाँ से हो सका अपनी जेब से मदद की। कोविड का ज़माना आ गया, उस ज़माने भी आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विवांता होटल है वहाँ उससे कहा था कि डॉक्टर साहब हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीन आए वो देखेंगे, और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। और आपने देखा होगा जाते वक्त एयरपोर्ट पे कोटू है, असद साहब ऐसा मेरे लोगों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करें। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, होगी बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी है, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफ़ी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सर मोहतरम मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहाँ मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊँगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सअप करा, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। How could you come to this conclusion that we are going to make a candidate for Aurangabad East Assembly constituency for 2024? मैंने समझ गया कि ये बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशावरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अपराध खानदान नजदीक के दोस्तों से बात कहा। मैंने कहा एक खत लिख देते हैं। हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है और उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है।
फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो चाहने वालों की जो मुझ पर प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए किराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। कि आप मुझे जो तो टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बाद में आपने 1 महीना क्यों लिए? आज 21 अक्टूबर है। देखो भाई, सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का बारे में नहीं पता है, मगर सब जमा हो गए। मेरा फोन कॉल ऐसा है कि मैं कल रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मैं 2 बजे तक 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे कोई भी सियासी फैसला करना है तो मैं अपने साथियों पर भरोसा करूँ। इन्हीं साथियों ने मुझे आईजे टीम है, आईजे टीम की मुखालफत के बावजूद 80,000 वोट दिए। तो मैं इनका मखबूस हूँ और कोई भी फैसला करने के लिए सबका जो स्टेक होल्डर है उनसे मशवरा करना जरूरी था। नतीजे हो चुके हैं और दूसरे भी जो रास्ते थे वो भी तय हो चुके हैं और हमने पार्टी के जिम्मेदारों को थोड़ा वक्त दिया ताकि कुछ फैसला कर सके, मगर नहीं हुआ, इसलिए हमको स्टेज पे आना कहा। हमारे तशरिया के सदर साहब ने हिमायत में अमल खत दिया। ये उलमाए किराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुँचे, जहाँ पर उनको कोई खातिर खा रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता। उलमाए किराम से आप बात कर लीजिए, उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। पर आप ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करें। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की और ये नतीजा निकालने के थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपने को 10 बलदार लगाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असदुद्दीन अली साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस पस मंज़र में मुझे ये इस्तीफ़ा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर ली के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आप तक पहुँचा दूँगा, ताकि जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं, ताकि जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बताने में मज़ा है। वक्त से पहले बताने में कोई मज़ा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कॉन्टैक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बड़ा बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज लागा जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से
इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता और इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी पद अधिकारियों के इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इम्तियाज जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर कर रहा है। हमारी खुद बदकिस्मती है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर मी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग टू असदुद्दीन अवैसी। और असदुद्दीन अवैसी साहब के कान में जो जहर भर दिया है इम्तियाज जलील ने, वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी। मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा, मुंबई का तो बहुत खास मामला है, बच्चे ने बहुत अच्छी सवाल होगा। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता, मुंबई का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। फिर तू क्या था? अभी क्या है? तो फिर देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रेसिडेंट बना उसको टिकट नहीं दे, क्या लॉजिक है भाई? कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही है। देखो फैयाज खान पे क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गए। उसके बाद रईस लश्करी को बनाया अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद में साहब ने डिक्लेयर भी कर दी। पार्टी सुप्रीमो है और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है। फिर जो कानून फैयाज को अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। बहुत सही बात है। ये जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकार दिया। भविष्य यह है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इम्तियाज जलील ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। आदर्श की टोपी, वो आदर्श के वास्ते को बचाना कोशिश में रहे। मैं जैसी पार्लियामेंट इंतखाब हार गए, अब मुसलमानों की बात भी होगी, मुसलमानों का काम भी होगा। अब देखो ना, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके वास्ते एक बड़ा रैली लेके जो पूरे भारत की न्यूज़ बनी। और उससे 2 दिन पहले संजय सिरसाट जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है, वो संजय सिरसाट जिसने कहा रामगिरी महाराज का बाल भी बिका नहीं होगा, उससे जाके गले मिल गए, मिठाई खिला गए। और ऐसा गले मिल गए, अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत पे छींटे उछालेगा, देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके घर को जा रहा, मिठाई भी खा रहा, गले भी मिल रहा, चिटक रहा भी। बड़ा जान दीजिए नैतिकता के बारे में, आप इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहता। अभी तो भैंस पानी में है। अभी कांग्रेस पार्टी का अपने को अपनी एंट्री भी नहीं दी। अपन ने पार्टी की ये रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी में एंट्री करने का है। उसके बाद वहाँ की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे। जब उम्मीदवार बनेंगे तो भी प्रकाश जी के पास जाके अपन मदद की हुआ है बात करें। इससे आपका जो सवाल है ना वो जवाब आएगा इंशाअल्लाह। आजा बेटे सामने दूध का पानी करूँगा। सर एक सवाल सुनो, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब आ जाएंगे पर हमारे बच्चे वो असल में खामोश इस बात से बैठे कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी सेफ है। एमआईएम का कोई चुनकिया होगा आपको भागने जाओ, इसको आमदार बनने का है बस। डॉक्टर साहब जर कांग्रेस ये ढीला ढाला है, ये कुछ काम का नहीं है। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी। देखो हकीकत यह है कि ये देश में राजनीति समाजों के सभी क्रम पे चलती है।
22% पे तुम खासदार बनना चाह रहे, 13%, 14% जो वंचित था उसको हटा दिए, और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया। यानी मुसलमानों में सिर्फ एक ही एमपी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क। नादे का जो तुम बात कर रहे हैं ना, वो डराने के वास्ते है। मुझे तो यहाँ तक रिपोर्ट मिली है, वो डरा इस वास्ते जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रेशर आया जाए कि राहुल गांधी को पार्टी में ना दिया जाए। याचा प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकता। आता मी तुम्हाला सांगतो, MIMला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, त्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून। मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मधली चौकवर, छोटू चौक कंपाउंडवर, 100-150 ये नौजवान बच्चे आगे भाई। मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हो गए। होटल में गए तो होटल की चाय खत्म हो गई। अभी मेरे पास मुस्तकिल फ़ोन है, मैं दिल्ली में गया था, चूंकि अपने को सियासी तौर पे कुछ चीज़ें तय करना है, यहाँ नहीं था, आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फ़ोन हैं। अच्छा वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा भाई सुनो, तुम आपस खड़ो, कोई भी पार्टी से करो, हम तुम्हारा साथ दें। वंचित सोबत युती उठण्याचं कारण नेमकं थोडं सविस्तर सांगा। पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अम्बेडकर, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दिल्ली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखे। प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज ने जो खत लिखा, चुनके आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अम्बेडकर हमारा नेता है। प्रकाश अम्बेडकर वजह से 1,50,000 वोट मिले। किसका ने दिया? प्रकाश अम्बेडकर। पहला एड्रेस दिया प्रकाश अम्बेडकर, मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। और पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा लेंगे। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया तुम कौन मैं कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित में से मैं मेरा पालन करा। बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो। यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है जहाँ पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना बराबर जाके घुटने टेकता पाँव पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले थे। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वह फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वह लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। और आज जगनगे पाटिल के पास जाके पहुंच पड़ा। जगनगे पाटिल साहब बहुत अच्छी इंसान है, उनको तमाम चीज़ें समझती है। तो ये है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल।
गफ्फार खालदी के बने पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई, मुझे भी भाषण करना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज अली। सर मेरा एक सवाल ऐसा